आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। आज के बाद आप लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे पूरा कंप्लीट ऐसे भी लिख सकोगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप लोगों ने समझना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ uplifting the economic uplifting the economic factors of a country for development। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स को बूस्ट करने के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन, समझे बात को, इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा कंजम्पशन। इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा कंजम्पशन कॉमा पर कैपिटा कंजम्पशन के बाद लेके ह्यूमन डेवलपमेंट उसके बाद लेके इनकम ग्रोथ एंड एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीडीपी की डेवलपमेंट भी होती है, जीडीपी ग्रोथ भी आता है, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ भी आता है, रियल पर कैपिटा इनकम भी आगे जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इसकी इंक्रीज भी होगी। ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द पीपल, ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द मासेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। आई रिपीट, economic development is a process of uplifting economy. It is the process of uplifting the economic factors, the economic aspects of a country for development। किसी भी country के economic factors, GDP, GNP, per capita income, human development index, overall real lifestyle, ये सारी चीजें आ जाती है। इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा कंजम्पशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम ग्रोथ एंड एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सेकंड नेम ऑफ इंक्रीज इन इनकम। व्हाट? इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंट्री। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सिंपल वे। अभी इंक्रीज इन इनकम के बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बेस पे हम इनकम को इंक्रीज करते हैं। वो ये भी हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस पे काम करें। किस चीज पे? स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चर्स में आपकी एग्रीकल्चर आ जाती है, स्ट्रक्चर में आपकी इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। सर हाँ हाँ, सर आवाज सही क्लियर नहीं रहे निमा खबर मुंगा निमा ना आवरी। अभी देखिए आवाज ठीक है। सर्विसेज सेक्टर आ जाते हैं, अभी ठीक है। सो जी सर। स्ट्रक्चरल चेंजेस के बेस पे आपकी स्ट्रेटेजी होती है। आप जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो तो आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आने होते हैं।
स्ट्रक्चरल चेंजेस एग्रीकल्चर के भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडस्ट्रीज के भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस सर्विसेज सेक्टर के भी हो सकते हैं। और कुछ हम ऐसे स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जिसमें हम चीजों को रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन इन पॉवर्टी, हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी को कम करना फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। रिडक्शन इन इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी को कम करो या खत्म करो। एंड अगेन कुछ इंस्टीट्यूशनल मेयर्स भी होते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करना है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के बाद आपको हमें समझाऊंगा ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट। एक कैसे भी आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। आई रिपीट, किसी भी कंट्री को हम इनकम इंक्रीज करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज चाहिए, लिख ले। स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। रिडक्शन इन पॉवर्टी करो, रिडक्शन इन इनइक्विलिटी करो, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, एंड वेमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेमेन एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट पे काम करो, ये बहुत जरूरी है इंतहाई। इसके साथ साथ आपने टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट करना होगा उस कंट्री में। टेक्नोलॉजी, जो आज का डिजिटाइज्ड इकोनॉमी हमने पढ़ना है, टेक्नोलॉजी को भी अपलिफ्ट करो। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि कहीं पे स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, वो एजुकेशन जिसमें हम स्किल्स को क्या करें, इनकलकेट करें। और फिर उसके बाद है मॉडर्न इकोनॉमी में आ जाता है ब्लू इकोनॉमी। और ब्लू इकोनॉमी के बाद हम कोशिश करेंगे ई कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स, जो कि डिजिटल एरा में आ जाता है। इन चीजों को बूस्ट करने से किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ये ग्लोब है, दिस इज वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, इस दुनिया में कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है और कुछ कंट्रीज डेवलपिंग है। क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज है। Why these are bifurcated? Why there is division? एक कंट्री इकोनॉमिकली डाउन क्यों जाती है? अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अगर एक कंट्री अंडर डेवलप जा रही है, तो अंडर डेवलप क्यों जा रही है? ये इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे पास वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग स्टेट्स जो है, जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उनके रीजंस क्या है वो आप लोगों ने लिखना है कि ये एक स्टेट डेवलप क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो या डेवलपिंग होता है या अंडर डेवलप्ड होता है। ये बात माइंड में रखें। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज या रीजंस व्हाई कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, तो पहला पॉइंट जो है उसमें हमारे पास एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर आर नर्क्स। आर नर्क्स ने क्या कहा है? देखिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज, underdeveloped countries are those countries which are not advanced. Underdeveloped countries are those countries which are not advanced and under equipped. आपकी जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वो अंडर इक्विप्ड है, दे आर नॉट एडवांस्ड।
And again, there is a poor relation of human development with economic prosperity. वहां पे ह्यूमन डेवलप नहीं होता. सो अंडर डेवलप कंट्री को मैं सिंपल अल्फाज में कहूं कि जहां पे कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ये बात माइंड में रखो कि वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी. सर इस आप डेफिनेशन को एक बार वापस रिपीट कर देंगे प्रोफेसर आर्नक्स की. प्रोफेसर आर नक्स ये कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर those countries which are under equipped, वो अंडर equipped होते हैं. एंड पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पे होता है. पुअर कोरिलेशन या नेक्सेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है विद इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. उनका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता. वहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, पुअर हेल्थ हो सकता है, हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं होता, हो सकता है वो एजुकेटेड ना हो. ये प्रोफेसर नर्क्स ने बात की है. उसके बाद हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं. उस इकोनॉमिस्ट का नाम है माइकल टोडेरो. माइकल टोडेरो के मुताबिक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज which has low level of living, which has low level of living, level of living, comma, absolute poverty वहां पे होगी, absolute poverty वहां पे होगी, poor education, poor health. शाबाश. पुअर एजुकेशन के बाद पुअर हेल्थ एंड इनएफेक्टिव सोशल सर्विसेज. ये अकॉर्डिंग टू माइकल टोडेरो की बात है कि अंडर डेवलप्ड वो कंट्री है जहां पे पॉवर्टी हो, पुअर एजुकेशन हो, पुअर हेल्थ हो, ineffective social services ho. So the underdeveloped countries are those countries which has low level of self esteem, low respect, dignity, honor सही नहीं होगा वहां पे, poor education, poor health and some other poor social services या ineffective social services होंगे. So ये माइकल टोडेरो की बात है. उसके बाद आ जाते हैं स्टैनले. According to Stanley the economist, एक इकोनॉमिस्ट है उसका नाम है स्टैनले. स्टैनले के मुताबिक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर अनयूटिलाइज्ड कंट्री. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर अनयूटिलाइज्ड कंट्रीज. वो अनयूटिलाइज्ड कंट्रीज होते हैं. एंड अगेन अंडर यूटिलाइज भी इसको कहते हैं, अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज्ड, जिसमें परचेजिंग पावर लोगों का स्नेच किया जाता है. परचेजिंग पावर स्नेच किया जाता है, ये वर्ड उसने यूज किया है. परचेजिंग पावर स्नेच किया जाए. अकॉर्डिंग टू स्टैनली, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर अनयूटिलाइज्ड कंट्री, और वी कैन से अंडर यूटिलाइज्ड कंट्री जिसमें परचेजिंग पावर कैपेसिटी स्नेच किया जाता है. लोग कुछ परचेज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक. शाबाश. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूबुल हक के मुताबिक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज which have low human development या poor human development. उसने बात की कि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ उसको लिंक किया कि असल में ह्यूमन डेवलपमेंट ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो डॉक्टर महबूबुल हक के मुताबिक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज है जिसमें पुअर लाइफस्टाइल हो, जिसमें पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट हो, और उस ह्यूमन डेवलपमेंट की पुअर होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं होगी. तो डॉक्टर महबूबुल हक के मुताबिक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पुअर
ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे होते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे होते हैं। अभी इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोग लेके कि एक कंट्री अंडर डेवलप या डेवलपिंग क्यों होती है, उस पे बर्डन आ जाता है, बर्डन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का उन पे बर्डन आता है। नंबर 2, उनमें उनके साथ लो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी उनका बहुत कम होता है। जीडीपी, लो पर कैपिटा इनकम, ये जो मेरे पेयर क्लास थी एमसीआरएस अप्रोच वाली, इकोनॉमिक क्राइसिस वाली, मैंने शेयर किया, उसमें सारी चीजें मैंने बेसिक समझाया, जीडीपी जीएनपी। सो उसमें लो पर कैपिटा इनकम होगा। उसके बाद है पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक नहीं होती। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे अंडर यूटिलाइज होते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उन कंट्री से ब्रेन ड्रेन भी होता है, ब्रेन ड्रेन ज्यादा होता है उन कंट्री से, ब्रेन ड्रेन। उसके बाद जीएनपी ग्रोथ कम होता है, एक्सपोर्ट्स आपके कम होते हैं, इंपोर्ट्स आपके ज्यादा होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल आता है, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल मींस आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। पुअर टेक्नोलॉजिकल फैब्रिक, पुअर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर होता है, आप चीजों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ नहीं लेके जाते। लेक ऑफ एंटरप्राइजेस, उसके बाद लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ये सारे वो क्वालिटीज है जिसकी वजह से, इन फीचर्स की वजह से एक कंट्री अंडर डेवलप्ड होता है। अगर इनको एड्रेस किया जाए, जेंडर पैरिटी होता है, रिच पुअर गैप भी उसमें ज्यादा होता है, रिच पुअर गैप बहुत बड़ा होता है, रिच पुअर गैप। इन सारे रीजंस की वजह से एक कंट्री अंडर डेवलप्ड हो जाती है, अंडर डेवलप्ड होती है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि आपने अभी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, शाबाश। सबसे पहले आप लोग ये लेके कि व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। द सेकंड पॉइंट जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए चाहिए वो ये है कि इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड सोसाइटी का एक अच्छा बॉन्ड होगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी का एक अच्छा बॉन्ड होगा, एंड इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्यूचर जनरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, फ्यूचर जनरेशन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी का एक बैलेंस होता है, एंड द थिंग जो जरूरी है कि इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन। और इसका मेन थीम होता है सोशल प्रोटेक्शन, और सोशल प्रोटेक्शन के बेस पे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे जाएगी।
सो पाकिस्तान जैसे कंट्री ने जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए उन सारों को टेकल करने की कोशिश करनी है। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि सोशल फैब्रिक्स को अपलिफ्ट करे, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे फॉर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, followed by future generation, and it will create a platform for future generation, followed by future generation and future. So it will be long term policies. अभी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की विजन 2025, वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं एहसास प्रोग्राम, प्रैक्टिकली अभी डिस्टर्ब जा रहे। अभी अगर मैं बात करूं उड़ान पाकिस्तान, डिस्टर्ब जा रहे। अभी अगर मैं कहूं विजन 2030 एशियन टाइगर, नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कहीं पे हमारी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसको बूस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छी तरह से इंश्योर करना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट हमें चाहिए। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ये सिंपल डिफिनीशन अगर मैं आपको कहूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 चीजें हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, तो द वेरी फर्स्ट वन इज इक्विटी। व्हाट? इक्विटी। द सेकंड वन इज सस्टेनेबिलिटी। द थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी, and the fourth one is empowerment. और empowerment में मैंने कल 3 रूल्स बताए थे। एल लेबर, उसके बाद मैंने कहा था एल मींस लीगल प्रोटेक्शन, एंड एक दूसरा एल भी था, लेबर, लीगल प्रोटेक्शन, और एम्पावरमेंट में क्या था तीसरा एल? एक लेबर था, एक लीगल प्रोटेक्शन था, एक लाइफस्टाइल। शाबाश। तो हमारे पास जो एम्पावरमेंट है वो तो चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इक्विटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना जरूरी है, एम्पावरमेंट को कवर करना जरूरी है। इक्विटी मींस दैट ऑल पीपल शुड हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी जस्टिस के थ्रू पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर फ्यूचर जनरेशन उससे फायदा ना ले तो आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रहे। प्रेजेंट के लिए अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता जो सिर्फ प्रेजेंट के लिए हो। लॉन्ग टर्म फॉर फ्यूचर जनरेशन आपने सोचना होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ उसको कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि all the sectors must participate in economic activities. एंड एम्पावरमेंट का क्या मतलब है कि एम्पावरमेंट में आप कोशिश करें लेबर में मींस इकोनॉमी में हर किसी को अच्छा रोल दे, लीगल मींस गवर्नेंस में अच्छा रोल दे, पॉलिटिक्स में, लाइफस्टाइल मींस उनको फ्रीडम दे। और एम्पावरमेंट मींस दैट पीपल शुड बी इन पोजीशन to exercise choice of their own free will, freedom. This can be possible through political democracy. This can be possible through checks and balance. This can be possible through democratic features. This can be possible through justice. So, सर आप ये वाली स्लाइड एक बार रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये मैंने आपको कहा ना कि देखो, अगर हम कहे कि एम्पावरमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो चीजें चाहिए, नंबर 1 चाहिए इक्विटी। क्या? इक्विटी। नंबर 2 इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। नंबर 3 इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। नंबर 4 इज एम्पावरमेंट। ये 4 चीजें हम बूस्ट करेंगे तो हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब ये है कि ऑल पीपल शुड हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज।
सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि it is essential component of human development that ensure that future generation must have mutual access to share development, must have mutual access to opportunities. प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि इसमें आपकी ऑल सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो, एक्सपेंडिचर भी हो, कंजप्शन भी हो, प्रोडक्शन भी हो। एम्पावरमेंट में आपको मैंने 3L का कहा था, लीगल प्रोटेक्शन दो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, लेबर में उनको क्या करो, इनकलकेट करो। लीगल प्रोटेक्शन गवर्नेंस कहा जाता है, लाइफस्टाइल ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड लेबर मींस इकोनॉमी। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच के बेस पे होलिस्टिक प्रोग्रेस होना चाहिए, होलिस्टिक प्रोग्रेस। अगर आपका प्रोग्रेस होलिस्टिक नहीं है तो आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इन चीजों को एड्रेस करोगे जो मैंने प्रीवियस आपको बताए, तो आपने कोशिश ये करनी है कि फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। हमने कोशिश करनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करे, जिसमें हमारे पास आ जाता है नंबर 1 एजुकेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट में द वेरी फर्स्ट वन इज एजुकेशन, द सेकेंड वन इज हेल्थ, एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और डॉक्टर महबूबुल हक यही कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को आप इंश्योर करोगे तब आप आगे जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। शाबाश। अभी हमने ये समझना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, डिटर्मिनेंट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जिसके बुनियाद पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लोगों ने सबसे पहला ये लिखना होगा, डेवलपमेंट मस्ट बी टोटल। डेवलपमेंट मस्ट बी टोटल। टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट मस्ट बी टोटल। Development must be total. It should be beyond the economic dimensions. It should be beyond the economic dimensions, and should include some other dimensions like social, cultural, political. इसके साथ साथ डेवलपमेंट में हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और इक्विलिटी को भी इंश्योर करना है। तो डेवलपमेंट मस्ट बी टोटल। उसके बाद लेके डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी जो होगी, स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट, इट शुड बी प्रैक्टिकली अप्लाइड एंड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड एंड ओरिजिनल। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड नहीं होने चाहिए। आपकी जितनी भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी है जरूरी है कि वो अप्लाइड हो। आपने सिर्फ एहसास प्रोग्राम या उड़ान पाकिस्तान या विजन 2025 की विजन लेके ना हो। इट शुड बी प्रैक्टिकली अप्लाइड। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू सम सेक्टर्स। इट शुड नॉट बी ओनली इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, बट इट मस्ट बी प्रैक्टिकली अप्लाइड। उसका आउटकम चाहिए क्या? अगर आउटकम नहीं आएगा वो डेवलपमेंट आगे नहीं, वो डेवलपमेंट है ही नहीं। हर एक डेवलपमेंट का एक आउटकम जरूर होगा। उसके बाद लेके डेवलपमेंट मस्ट बी कोऑपरेटिव। डेवलपमेंट मस्ट बी कोऑपरेटिव। एक सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं होगी, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट होगी, जिसमें कोऑपरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ, जिसमें एक अच्छी कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव बॉन्ड होना चाहिए। किसका? एक डेवलप्ड स्टेट का अंडर डेवलप्ड के साथ। उसके बाद डेवलपमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड। All the basic sectors of economy should be developed in such a manner
that they ensure real development. All the sectors must ensure real development. हर एक सेक्टर में ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए. Development must be innovative. नए नए आइडियाज उसमें इनोवेट करे. न्यू थिंग्स मस्ट बी इनोवेटिव. It should adopt technology which suits the requirement of the country. टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करे इसमें. It must be innovative. उसके बाद डेवलपमेंट मस्ट बी रियलिस्टिक. रियलिस्टिक वो होता है जो ऑन ग्राउंड हो. ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. उसके बाद लिखे there must be participation of all the people in all sectors. Participation of all the people. Participation of all the people in all sectors. हर एक सेक्टर में participation चाहिए लोगों की. उसके बाद ये लिखे कि it should be properly phased. आखिरी पॉइंट लेके properly phased. It should be properly phased. क्या मतलब है properly phased का? The central authority should safeguard. The central authority should safeguard other sectors. अगर आपकी एक central authority नहीं होती, एक central authority के बेस पे आप आगे सेफगार्ड नहीं करते दूसरे सेक्टर के राइट्स, तो आपकी ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं है. सेंट्रल अथॉरिटी सेफगार्ड करेगी मस्ट किस चीज को? आपके दूसरे सेक्टर्स को. शाबाश. उसके बाद आप लिखिए रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पॉइंट लेके आगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रोल of entrepreneurship and economic development. Role of entrepreneurship and economic development. समझे बात को. The very first one is the important role of entrepreneurship is the creation of job creation करता है. एंटरप्रेन्योरशिप का रोल है जॉब क्रिएशन. जितनी भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो क्या करते हैं? जेनरेट मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट. दे जेनरेट मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट. दे जेनरेट मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट. हर एक सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप ही से जॉब्स क्रिएट होते हैं. और जॉब्स क्रिएट होने के बाद आपकी जो सेक्टर्स है उनमें डेवलपमेंट पॉसिबल है. हर एक सेक्टर में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी पॉसिबल है इसके बेस पे. उसके बाद लेके इट इंश्योर इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी. इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी की तरफ आप जा सकते हैं. इट इंश्योर जीडीपी ग्रोथ. इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ भी आ सकता है. उसके बाद लेके अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो पॉवर्टी रिडक्शन आ सकती है. और पॉवर्टी रिडक्शन मैंने आपको कहा था, जब पॉवर्टी रिडक्शन होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी. और जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगी. उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ रीजनल डेवलपमेंट भी हो सकते हैं. रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात करें, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज भी खत्म हो सकते हैं. अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज वो खत्म हो सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज खत्म हो सकते हैं. उसके बाद लेके एक्सपोर्ट ग्रोथ. So export growth is possible because of entrepreneurship. Entrepreneurship की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है. आपकी लोकल इंडस्ट्रीज आगे जा सकती है. आपकी मार्केट जो है ये फ्लेक्सिबल बन सकते हैं.
शाबाश। उसके बाद लेके ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आप काम इनोवेशन होंगी, प्रेजेंट वाली चीजें फ्यूचर में फॉलो होगी। सो ओवरऑल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। सो पाकिस्तान में ऑल दो देयर आर सम चैलेंजेस, जो कि डिजिटल एस्पेक्ट पे है, लीगल एस्पेक्ट पे है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे है, बट एंटरप्रेन्योरशिप एक ट्रेमेंडस चेंज लेके आ सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो एंटरप्रेन्योरशिप का रोल इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रोल है, और इस एंटरप्रेन्योरशिप को मजीद बूस्ट करने के लिए हमें वे फॉरवर्ड चाहिए, और उस वे फॉरवर्ड के लिए हमें वो वाले सारे प्री रिक्विजिट्स को फॉलो करना है, उन सारे प्री रिक्विजिट्स को जो कि मैंने अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ाया कि ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट है, इन चीजों के बेस पे आप अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग लेके कि अगर एक कंट्री को हम इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की केस स्टडी आप ले ले, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह पॉसिबल है। द वेरी फर्स्ट वन इज, हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स पे काम करना होगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे काम करना जरूरी है। द सेकेंड वन इज नेचुरल रिसोर्सेस पे काम करना जरूरी है। द थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेस पे काम करना जरूरी है। क्या? ह्यूमन रिसोर्सेस पे। द फोर्थ वन इज पावर पे काम करना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी पे। द फिफ्थ वन इज टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सिक्स्थ वन इज एजुकेशन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज पे? एजुकेशन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेवंथ वन इज स्किल पे काम करना जरूरी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। द एट्थ वन इज कुछ सोशल फैक्टर्स को बूस्ट करना है, क्राइम रेट को कम करे, सोशल फैब्रिक्स को बूस्ट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को, पॉलिटिकल फैक्टर्स को ठीक करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, पॉलिटिकल फैक्टर्स को ठीक करे। उसके बाद लेके एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को ठीक करे। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को अच्छी तरह से बूस्ट करे। इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, तब ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। कंट्री लाइक पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेस पे काम करना है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा? जीडीपी ग्रोथ, जीएनपी ग्रोथ, एफडीआई, लेबर को ठीक करना, कैपिटल को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ठीक करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का है, तो आप लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट को कनेक्ट करना है विद इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। समझ आ गई? उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप को भी बूस्ट करना है, वो भी लेके एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्री के पॉइंट्स जरूरी है। अभी आप लोगों ने लिखना है कि हमने इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करने हैं। जिस तरह सीपे के कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, तो आप लोग लिखे कि रोल ऑफ इंडस्ट्री, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान।
an economic development of पाकिस्तान। क्या रोल है इंडस्ट्री का पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का पहला ये रोल है कि इट इज द ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Industry is related to the driver of economic growth. It ensures industrial growth in the shape of GDP, बैकबोन ऑफ फिनांस है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। जीडीपी को एक्सपोर्ट्स के थ्रू क्या करता है? बूस्ट करता है। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छी तरह से करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत सारे लोगों को, लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज ही से फिर रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट्स जनरेशन, इंडस्ट्रीज ही की वजह से मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मार्केट फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। सप्लाई डिमांड जो है उसका साइकिल ब्रेक नहीं होता। उसके बाद इंडस्ट्री ही की वजह से आपके रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होते हैं। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होके आपके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपकी जो गुड्स है उन गुड्स को वैल्यू एडिशन देते हैं, उन गुड्स को वैल्यू एडिशन देते हैं, पॉलिश करते हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो है ये एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्ट लिंक है। एग्रीकल्चर में हम अगर फायदा लेंगे तो इंडस्ट्रीज ही की बेस पे लेंगे ना। सो ये एक लिंक बनाता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बेस पे, जिसमें बहुत सारे फूड्स, बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्री एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बन जाता है, इंपोर्ट हब बन जाता है। हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे गुड्स को इंडस्ट्रीज के थ्रू। उसके बाद अगर इंपोर्ट कर सकते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी अहम रोल प्ले करता है। अगर इंडस्ट्री आगे जाएगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आगे जा सकती है। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडस्ट्री का एक अहम रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में भी है। एनर्जी सेक्टर बूस्ट करेगा, पावर सेक्टर बूस्ट करेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर बूस्ट करेगा, रोड नेटवर्क बूस्ट करेगा। इंडस्ट्री भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरह रीजनल डेवलपमेंट को एनहांस करेगा, जिसकी वजह से अर्बन रूरल पैरिटी खत्म होगी। अर्बन रूरल पैरिटी खत्म होगी। उसके बाद इंडस्ट्री ही की वजह से एम्प्लॉयमेंट आएगी तो पॉवर्टी रिडक्शन पॉसिबल है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। इंडस्ट्री ही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की ये अच्छा कोशिश करता है। उसके बाद लेके इसमें ग्लोबल लेवल पे आपकी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो जाती है इंडस्ट्री की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। और उसके बाद लेके एनर्जी सेक्टर भी आगे जा सकता है इंडस्ट्रीज की वजह से। और ये सारी चीजें अगर ठीक होंगे तो इकोनॉमी ठीक होगी तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होगी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो फिर क्या होगी? इंश्योर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री का एक अहम रोल है, इंडस्ट्री का एक अहम रोल है पाकिस्तान के इकोनॉमी में। पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडस्ट्री के बगैर आगे नहीं जा सकती। और जिस तरह मैंने कहा था एग्रीकल्चर इज द बैकबोन, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्टिव रोल ऑफ इंडस्ट्री किस चीज में? इकोनॉमिक ग्रोथ में। और ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगे तो अच्छी इकोनॉमी जनरेट होगी।
उसके बाद आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक अहम रोल है इकोनॉमी में, और ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। और बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी में मैंने आप लोगों को कहा था कि कम से कम आप लोगों ने 20 पॉइंट्स बताने हैं। फिर मैंने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, हिस्ट्री, हर्डल्स या चैलेंजेस इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। लेकिन फिर भी आप लोग लिखे कि एग्रीकल्चर का भी एक अहम रोल है किस चीज़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर जेनरेट करता है इंडस्ट्री की तरह जीडीपी, और ये एक इकोनॉमिक फाउंडेशन कंट्री का बनाता है, जिसमें कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी भी नहीं होगी, आपकी कंजम्पशन भी आगे जाएगी, सप्लाई चेन मैकेनिज्म भी आगे जाएगा। क्या सप्लाई चेन मैकेनिज्म? तो आपकी एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। एंड आल्सो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 64% लेबर एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट का एक हब है। फिर एग्रीकल्चर का डायरेक्ट रोल है फूड सिक्योरिटी के साथ, और अगर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट आगे नहीं जाएगी? फिर उसके बाद एग्रीकल्चर ही से तो रॉ मटेरियल हमें आते हैं, और उसी रॉ मटेरियल के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को बूस्ट करते हैं। एग्रीकल्चर ही से हमारे पास क्रॉप्स आ जाते हैं जो हमें फूड देते हैं। एग्रीकल्चर ही से हमारे पास जो सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म है, सप्लाई चेन मैकेनिज्म, वो भी आगे जाएगा। फूड सप्लाई चेन भी हमारा आगे बढ़ेगा। और उसके बाद आ जाता है फूड सप्लाई चेन सप्लाई मैकेनिज्म में एक्सपोर्ट्स का एक अहम कंट्रीब्यूटर है। बहुत सारे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, और जब भी ये सारी चीजें होंगे तो हमारे पास पॉवर्टी रिडक्शन होगी, जिस तरह मैंने इंडस्ट्री में आपको कहा था। अगर हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करें तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने से आपकी रूरल एरियाज जो है वो भी डेवलप हो सकते हैं, अर्बन रूरल पैरिटी भी खत्म हो सकते हैं। और इसका एक अहम रोल है नेशनल इनकम के साथ, इसका एक अहम रोल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ। इसके बेस पे नेशनल इनकम आपका बढ़ेगा। व्हाट नेशनल इनकम? और नेशनल इनकम के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पैसे आएंगे तो पैसे आके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट नहीं होगा। फिर उसके बाद जो पुअर फार्मर्स है, एग्रीकल्चर का एक अहम रोल है कि फार्मर्स को हम क्या करते हैं, फार्मर्स की लाइफस्टाइल आगे जाती है, उनको स्किलफुल बना के आप मजीद भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर ही की बेस पे टैक्सेशन कंट्री का बढ़ेगा, और टैक्सेशन बढ़ने से कंट्री की इकोनॉमी आगे जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हम इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। शाबाश। उसके बाद आप लोग लेके वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल, समझे बात को। वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल के कुछ फीचर्स आप सीख ले। कौन सा मॉडल बेस्ट होगा? वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल, द वेरी फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड मार्केट इकोनॉमी। कुछ कंट्रीज बैलेंस्ड मार्केट इकोनॉमी को, कुछ कंट्री बैलेंस्ड मार्केट इकोनॉमी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। बैलेंस्ड मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ये मिक्स इकोनॉमी होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, विदाउट एनी इक्वालिटी। उसके बाद आजकल जो डेवलप्ड स्टेट है,
इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर्ड मॉडल। ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर्ड मॉडल किसने पेश किया था? डॉक्टर महबूबुल हक साहब। और डॉक्टर महबूबुल हक के जो मॉडल है ये डेवलपिंग कंट्रीज बहुत फॉलो कर रहे हैं आजकल। और डेवलप स्टेट्स की जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है वो यही ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने से आई है, जो कि डॉक्टर महबूबुल हक के मुताबिक ग्रोथ वही ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि ह्यूमन या पीपल की ग्रोथ हो या ह्यूमन डेवलपमेंट की हो। शाबाश। उसके बाद सर इसको वापस रिपीट प्लीज। शाबाश। पहला मॉडल है बैलेंस्ड मार्केट इकोनॉमी, जिसमें हर एक चीज बैलेंस हो विद नो एक्सप्लॉयटेशन, जस्टिस उसमें हो, इक्विटी हो, इक्वलिटी हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो। द सेकेंड मॉडल इज ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर्ड अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर्ड अप्रोच में डॉक्टर महबूबुल हक ने यह कहा है कि अगर आप ह्यूमन को डेवलप करेंगे, पीपल्स ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उनकी लाइफस्टाइल, एजुकेशन, शाबाश, उनकी लाइफस्टाइल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स इनोवेशन, उनको एम्पावर करना, इक्विलिटी को इंश्योर करने से फिर आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है। और इस मॉडल में उसने ये कहा था कि इससे मीनिंगफुल ग्रोथ भी होता है और सस्टेनेबल ग्रोथ भी होता है। उसके बाद आ जाता है द थर्ड वन इज स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये वो कंट्रीज फॉलो करते हैं जो कि वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए। स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर्ड मॉडल, दूसरा बैलेंस्ड मार्केट इकोनॉमी। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। फाइनल जो आखिरी मॉडल है वो है इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी। इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी। इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी में आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जिसको मैंने कहा डिजिटलाइज्ड पाकिस्तान, आज का टॉपिक क्या था? डिजिटलाइज्ड पाकिस्तान। डिजिटलाइज्ड पाकिस्तान में आपकी इनोवेशन होनी चाहिए। समझ आ गई? इनोवेशन क्या है कि आपकी ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स के बेस पे ऑनलाइन इकोनॉमी हो, एक्सपोर्ट्स भी ऑनलाइन बेस पे हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस उसमें यूज हो, टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो, उस टेक्नोलॉजी के बेस पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ करें, उसको इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी कहते हैं। इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी। जो वर्ल्ड बेस्ट मॉडल्स है वो सारे मॉडल्स फॉलो करते हैं। समझ आ गई? वो सारे फॉलो करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सूटेबिलिटी पे कि अभी आपने सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रखना है तो इंस्टीट्यूशंस पे काम करो। आपको सस्टेनेबल चाहिए तो इनोवेशन पे काम करो। आपको इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आगे चाहिए तो स्किल्स पे काम करो। आपको सर्विसेज सेक्टर चाहिए तो सर्विसेज सेक्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करो। ठीक है? उसके बाद आप लोग ये लिखें कि कौन सी कंट्री जो है उसका मॉडल जो है वो बेस्ट है, द वर्ल्ड बेस्ट मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल कौन सी कंट्री का बेस्ट है ये आपने समझना है। जितनी भी कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल उनका है। बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल नॉर्वे का है। और नॉर्वे जो है वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? वो बैलेंस्ड मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इक्विटी हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, इंक्लूसिवनेस हो। इस मॉडल को कनेक्ट करते हैं, वो फर्स्ट मॉडल जो मैंने बताया था वो फर्स्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। इस फर्स्ट मॉडल को वो इनोवेटिव मॉडल के साथ कनेक्ट करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट सेंट्रिक मॉडल के साथ कनेक्ट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। सो नॉर्वे का मॉडल बेस्ट मॉडल है। और नॉर्वे का जो मॉडल है उसके फीचर्स ये है कि द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम। स्ट्रॉन्ग
वेलफेयर सिस्टम है उसमें. द सेकेंड वन इज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट. द थर्ड वन इज लो inequality. The fourth one is ensuring justice. Ensuring justice. और the final one is too much important. Ensuring justice के बाद efficient taxation. Efficient taxation. 40% plus टैक्स वहां पे लोग देते हैं, लेकिन उनको पता भी है कि अभी ये टैक्स जो है वो इन ही पे क्या होगा, इन ही पे दोबारा क्या होगा, इन्वेस्ट होगा. द सेकेंड बेस्ट मॉडल इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया का मॉडल देखें. साउथ कोरिया का जो मॉडल है ये इंडस्ट्री के बेस पे है. इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो रही है, जो कि उनके इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है. उसमें एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग स्टेट गाइडेंस. जो अभी मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको कहा कि सेंटर की गाइडेंस बहुत जरूरी होते हैं. स्ट्रांग स्टेट गाइडेंस, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड स्ट्रांग स्टेट गाइडेंस होते हैं. साउथ कोरिया का जो मॉडल है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए कौन सा मॉडल है? इनोवेटिव मॉडल, इनोवेशन मॉडल. इनोवेटिव मॉडल है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट है. लेकिन इनोवेटिव मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल है, जिसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इसमें इनइक्वालिटी ज्यादा होती है. तो जो नॉर्डिक कंट्रीज के मॉडल्स है वो अच्छे हैं, इसमें इनइक्वालिटी के चांसेस कम होते हैं. फाइनल मॉडल, बेस्ट मॉडल, चाइना मॉडल. चाइना इकोनॉमिक मॉडल इज हाइब्रिड सोशलिस्ट मॉडल. hybrid socialist model of economic model of China. China के hybrid socialism में the very first one is strong industrial base. Number second is strong agriculture base. Number third is strong export led economy. The fifth one is poverty reduction. वो लोगों को पुअर नहीं करना चाहते. पॉवर्टी की बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेटेजीज है कि लोग गरीब ना हो. बस इंडस्ट्रियल बेस ठीक होगा, एग्रीकल्चर बेस ठीक होगा, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होगी और पॉवर्टी कम होगी, तो वो हाइब्रिड सोशलिस्ट मॉडल है. सो हम अगर फॉलो करेंगे तो कैपिटलिस्ट मॉडल को अगर हम फॉलो करें तो हम इस चीज को आगे नहीं लेके जा सकते. उसमें बहुत सारे इनइक्वालिटीज आ जाते हैं. सो वी हैव टू वर्क ऑन विच मॉडल? वी हैव टू वर्क ऑन इनोवेटिव प्लस जो चाइना का है हाइब्रिड सोशलिस्ट मॉडल, जिसमें हम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करें. लेकिन फिर भी जो मॉडल सूट करेगा, सेकंड मॉडल जो अच्छी तरह से सूट कर रहा है, वो हमें एक इनोवेटिव मॉडल में डिजिटाइज पाकिस्तान या डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है. एंड अगेन साउथ कोरिया का मॉडल में बेस्ट है डेवलपमेंटल मॉडल. वी कैन फॉलो डेवलपमेंटल मॉडल, जिसमें हमने एक रैपिड इंडस्ट्रियल हब बनाना है. क्या? रैपिड इंडस्ट्रियल हब, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसमें हो सकती है, वो मॉडल हमने बनाना है, उसको फॉलो करना है. सो ये मैंने मॉडल्स बताए. मॉडल्स के बाद आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो आप लोगों ने असाइनमेंट का क्वेश्चन देखना होगा. ये लेके अभी तक समझ आ गई? कोई इशू तो नहीं है? समझ आ गई? यस सर, क्लियर है. आज का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखना, कल तक क्वेश्चन कोशिश करें कि सबमिट हो. समझ आ गया? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जो अभी तक मैंने आपको समझाया है? हमें चाहिए कौन सा मॉडल? नॉर्वे का मॉडल. इंडस्ट्री के लिए साउथ कोरिया का मॉडल, एग्रीकल्चर के लिए और एक्सपोर्ट के लिए चाइना का मॉडल, और टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका का इनोवेटिव मॉडल होना चाहिए. समझ आ गया आपको? यस सर. एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अभी आप लोगों ने लिखना है आज का जो असाइनमेंट है वो लेके, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे. ठीक है?
Industries and entrepreneurship are complementary pillars of Pakistan economic development. सर वापस रिपीट कर दें. Industries and entrepreneurship. Industries, लिख ले assignment. Industries and entrepreneurship are complementary pillars of Pakistan's economic development. Full stop. Comment. ये आपका असाइनमेंट है आज का. सही है, ये आप लोगों ने आज सॉल्व करना है.